आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। सतीश सिंह जी, आप एक इंजीनियर हैं। इसके पूर्व आप चुनाव भी लड़ चुके हैं जी। राजनीतिक सोच आपकी है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 2 चरण के मतदान और होने हैं। इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का तमाम आरोप है, लोकतंत्र खतरे में है, युवा खतरे में है, संविधान खतरे में है, सारी चीज़ें हैं। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? पहला प्रश्न मैं देता हूँ, युवा कैसे खतरे में है? युवा खतरे में नहीं है, खतरे में इनको लाया गया। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जनसंख्या 45 करोड़ के लगभग थी। आज जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है, जबकि उस समय नौकरी 3% थी और कंप्यूटर आने से माननीय राजीव गांधी के समय से ही 1.2% नौकरी हो गई। कंप्यूटर से काम कम हो गया तो हम रोज़गार ज़्यादा लोग को नौकरी दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि उसका फ़ायदा उठा करके 100 रोज़गार हम कर सकते हैं। आज देखिए, आज विपक्ष हल्ला कर रहा है। जो माने जाने जो एक जगह होता है, लड़का कोई भी अगर अच्छा होता है पहले इंजीनियर बनता है, चाहे डॉक्टर बनता है, बाद में क्या IAS बनता है। तो मास्टर ब्रेन जो होता है इंजीनियर कॉलेज चले जाते हैं। आज लाखों इंजीनियर निकल रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ करके सारे इंजीनियरों की हालत ख़राब है। कोई दूध बेच रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। होता क्या, हर साल 1 लाख इंजीनियर्स पूरे भारतवर्ष से लगभग निकलते हैं, उसमें कम से कम 50,000 तो सिविल इंजीनियर होते हैं। आज देश में 25 लाख डॉक्टर हैं, 14 लाख के करीब वकील हैं, सबका संगठन है, 50-60 आर्किटेक्ट हैं, उनका भी एक्ट है। इंजीनियर कोई एक्ट नहीं है और इंजीनियर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। 28 स्टेट है, सिर्फ यूपी स्टेट में इंजीनियर स्वरोजगार कर सकता है। अब मैं देखा हूँ उत्तर प्रदेश जितने भी इंजीनियर हैं वो स्वरोजगार करके अपने बुलंदियों को पा रहे हैं, कई लोग को रोजगार दिए हैं। तो एक सरकार, हम उसी को लाइक करते हैं कि जो इंजीनियरों को रोज़गार दे। जब इंजीनियर रोज़गार पाएगा, स्वावलंबी होगा, तो अन्य लोगों को वो रोज़गार के लिए आपने कहा कि इंजीनियर स्वरोजगार, तो कहीं कौन रोका है स्वरोजगार नहीं कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। माननीय पीलू मोदी जी राज्यसभा के सांसद थे, इन कांग्रेस के बड़े घनिष्ठ थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के एक हिस्से को, जो प्लानिंग होती है जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं, उस हिस्से को ला करके आर्किटेक्ट एक्ट बना करके इस देश को जो है गुलामी में ढकेलना चाहें। अब सोचिए, आर्किटेक्चर की पढ़ाई बहुत कम जगह उसमें होती थी, लेकिन आर्किटेक्टों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सिविल इंजीनियरों को जो है गर्त में डाल दिया। वो प्लानिंग होते होते अंत में सुप्रीम कोर्ट से हम मुकदमा भी हार गए। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप सिविल इंजीनियर हैं, अब काम कर सकते हैं, और उन्होंने एक आवाज़ बंदूक संस्था गठन करके उत्तर प्रदेश में सारे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर खुश हैं, रोजगार पा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये कब गठन हुआ? ये करीब 2018 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जब आए हैं, जब पहली बार चुनाव जीते हैं, तो उसके 1 साल बाद हुआ। उन्होंने हम लोग के बातों को समझा और ये देखा कि हम लोग के साथ बड़ी बेईमानी हो रही है, गुस्ताखी हो रही है। हम लोग को जो है कटघरे में लाया जा रहा है कि जो एक समाज का एक वर्ग है, जो विद्वान वर्ग जिसको माना जाता है, उसी को काट दो। खुद जो है ये छोटे मोटे जो वर्ग हैं आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का एक मेन देन था, फूट करो राज करो। इंजीनियर को तोड़ो, वकील को तोड़ो, डॉक्टर तोड़ो, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब इनका नारा था। अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले हैं, टूट फूट डालो, राज करो। आप गोरखपुर से जो है मेयर का भी चुनाव लड़ चुके हैं। गोरखपुर की समस्याओं को लेके आप चुनाव के मैदान में आए थे। जी, मैं शुरू से गोरखपुर जाम की, जल जमाव की, विभिन्न सारे मुद्दों को लेके, उधर युवाओं के रोजगार की। आज जो है इस चुनाव में आप कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? मैं देखिए, क्या वो मुद्दे खत्म हो गए? नहीं, मुद्दे नहीं खत्म हुए, क्योंकि जो मुद्दे मैं सिंगापुर, बाली, तमाम जगहों पे जा कर के देखा, सीखा, ट्रैफिक मैनेजमेंट सीखा, जाम कैसे कंट्रोल किया जाए, फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, नदियों कैसे नहरों से जोड़ा जाए, ये सब रामगढ़ ताल कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए मैं भोपाल गया, अहमदाबाद गया, काकरिया झील गया, सारे झील का वीडियो बनाया। अहमदाबाद का वीडियो बना करके हमेशा फेसबुक पर डालते थे। शासन प्रशासन निगाह जाती थी तो जाम दूर होते गया। मोहद्दीपुर का चौराहा, शास्त्री चौराहा, माननीय अंजू चौधरी जी उस समय मेयर थी, हमको 15,000 रुपये दी भी थी, मैंने वापस कर दिया। मोहद्दीपुर चौराहा पुलिस चौकी थी, कड़धार जी उसमें DI थे, मैं लड़ करके उसको तोड़वाया। कहाँ
पुल बनना था, वो बताया कहाँ पुल बनना चाहिए, कहाँ डिवाइडर बनना चाहिए। मेरी सोच रही कि हम मेरा गोरखपुर एक दिन विश्व के इतिहास में आना चाहिए। चूँकि आज मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी सोच थी वो हो रही है, इसलिए जो मेरी सोच को पूरा कर रहा है, जो मुझे रोज़गार दे रहा है, मैं उसके साथ लोगों को कहूँगा कि आप उनके साथ आना चाहिए। इंजीनियर साहब, अभी जो है इसके पहले 2013 में जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो बड़ी जोर शोर से भारत में एक नारा चला था। 3 मुद्दे थे इनके, बेरोजगारी, महंगाई और बाह्य सुरक्षा। तो आज महंगाई की हम बात करें, जो दाल 80 रुपये 70 रुपये थी, आज 180 रुपये हो गई, थाली से दाल गायब हो गया है। मुझे याद है मैं गोरखपुर सब जब बेंगलोर में था, दिल्ली में रहा, सब जब घूम के जब गोरखपुर में आया तो उस समय एक मकान काम लिए तो मैं उस समय 40 रुपया लेबर को देता था और 60 से 65 रुपया मिस्त्री को देते थे, और सारे लेबर मिस्त्री साइकिल से आते थे। आज वही लेबर मिस्त्री 500 रुपया लेबर पा रहा है, 700 मिस्त्री पा रहा है, सारे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मुद्दा है। मतलब आय और व्यय दोनों का रेशियो समान, वो तो सामान्य बढ़ता गया, चलता गया। 4 रुपये 60 पैसे के लगभग इस पेट्रोल था, आज 100 रुपये लगभग है, लगभग 15 गुना हर चीज़ बढ़ा है। आज देश की जीडीपी जितनी बड़ी है उतना बड़ा ही कर्जा भी है देश के। ठीक है, सबसे बड़ा जीडीपी चाइना का, अमेरिका का, इन लोग का है। तो इन लोग के कर्ज कई गुना, कई अरब जो है। अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे ब्रिटेन है, फ्रांस है, भारत तो बहुत नीचे आता है। अगर इनकी तुलना की जाए तो हमारा कर्ज बहुत ही कम है, और कर्ज वही लेता है जो आगे बढ़ता है। अडानी, अंबानी, बहुत करोड़ कर्जा है। कर्ज लेके आदमी अपने ग्रोथ करता है। जैसे आज कर्ज लिया गया, इस सरकार ने कर्ज लिया, सड़कें चारों तरफ चल रही, गली गली मोहल्ले में सड़कें बन रही हैं, सीवर लाइन बन रहे हैं, गैस पाइपलाइन आ रही है। पहले गैस के लिए लाइन लगते थे, नहीं मिलता था, अब दरवाजे पे गैस आ गई है, पानी भी हर जगह मिल रहा है, बिजली आराम से मिल रहा है, कटौती नहीं हो रही है, तो सब काम अच्छा हो रहा है। तो हम इन्होंने ये कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ एक लक्ष्य लिए थे कि 2 करोड़ जो है लोगों को नौकरी देंगे। नहीं, नौकरी की नहीं कहते, स्वरोजगार के लिए कहते हैं। आज तमाम गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बहुत से लोग देखिए आज आगे बढ़ रहे हैं। इतना लोन दिया रहा है, ठेले वाले खोमचे से लेकर जो इतना खुला है, मुद्रा लोन है 10 लाख का, बकरी पालना, भैंस पालना, गाय, हर तरह से 1-1 करोड़ के लोन मिल रहे हैं, 60-60 लाख सब्सिडी है, सोलर एनर्जी पे सब्सिडी मिल रही है। कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता ये चाहती है मुफ्त में मिले, मुफ्त में खाए, कोई काम नहीं करना चाहता है। अगर वास्तव में जो रिस्क लेते हैं वही काम करके आगे बढ़ते हैं, जो लोन वही लेते हैं। आज जितने लोग लोन ले रहे हैं, हम वैल्यूअर भी हैं, आज तमाम बैंक के वैल्यूअर, स्टेट बैंक के वैल्यूअर, पीएनबी वैल्यूअर है। आज हमारे पास लाइन लगी रहती है, पहले वैल्यूएशन की फीस नहीं निकलती थी, कोई आता नहीं था। आज बैंक दौड़ा करके लोन दे रहा है, आप घर पहुँचा के लोन दे रहा है, फिर भी काम करने वाले लोन नहीं ले रहे हैं, और ना काम करने वाले नौकरी मांग रहे हैं। हमारे सिद्धांत अब देखिए, गुजरात में जाइए, वहाँ कोई नौकरी जल्दी करता नहीं, सरदार कोई भीख नहीं मांगता, मुसलमान कोई बेरोजगार नहीं होता है। बेरोजगार सिर्फ हिंदू होता है, क्योंकि मन में हम ये बता दिया गया कि पहले क्या था, उत्तम खेती, मध्यम बान, शिक्षागृह, भीख निदान। आज उल्टा हो गया, होमगार्ड की नौकरी कर लो, बहुत अच्छे रहोगे, सिपाही बन जाओ, दरोगा बन जाओ, अच्छे रहोगे। तो आज नौकरी का इतना वर्चस्व बढ़ा दिया गया, पॉपुलेशन कम कर दिया गया कि हम दो हमारे दो कर दिया गया, और हम दो हमारे दो से नारा दिया गया कि ये जो आप नौकरी करिए। बाकी लोग से ऐसा नहीं दिया गया, आप बढ़ते जाइए, रोजगार करते जाइए। इंडी गठबंधन जो है मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है, और उसके विरोध में जो है एनडीए गठबंधन पूरे चुनाव में पहले सब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, एक ही पार्टी थी। अब क्या ये सारे विपक्ष उनके साथ मिलके लड़ गए, तो कांग्रेस तो जा रही है, इनका भी पतन होते जा रहा है। क्योंकि कभी आप उनके खिलाफ एकजुट लड़ते थे, आज उन्हीं के साथ चल रहे हैं। आज जितनी पार्टियों का अगर ये अकेला लड़ते तो इनका भी प्रोग्रेस होता है। लोसो क्रिटिक होता है, वास्तु का एक अंक जोशी होती है, हमने देखा, उसको पढ़ा। ममता बनर्जी देखिए आज कांग्रेस साथ नहीं लड़ रही हैं, उनका देखिए प्रतिपक्ष विपक्ष की नेता हो सकती हैं। इसी तरह से जो हमारी अन्य पार्टियां हैं जो कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रही हैं, चूँकि राहुल गांधी का तो योगी ही नहीं है, उनको 5 अंक है ही नहीं, ब्रह्म स्थान का खाली है। जब तक शादी विवाह नहीं करेंगे, पत्नी का उनको भाग्य नहीं मिलेगा, वो कतई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, न मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उनके घर में तो
नाना दादा मामा सब मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, तब भी वो कभी एक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सोनिया गांधी नहीं बन पाई। कारण ये था कि इनकी शादी नहीं हुई। हर आदमी का, कुछ लोग का भाग्य पत्नी से बनता है। जब ये शादी करेंगे तब हो सकता है लड़ाई में आ जाए, नहीं तो वरना अगर यही स्थिति रहेगी तो कांग्रेस यदि म्यूजियम में आ जाएगा। सतीश सिंह जी, अभी आपने सड़कों की बात बताई, ढेर सारी सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर की बात बताई। कहीं न कहीं देखा जाए तो विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ बहुत सारे लोगों का विनाश भी हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है विनाश कि तो नहीं हुआ? हम तो देखे जहाँ सड़कें बनी, लोग मुआवजा पाए, 4-4 गुना सबकी स्थिति बन गई। 70 लाख करोड़ रुपया लोग पाए हैं, जहाँ कोई आदमी विरोध नहीं करता है। नहीं, रूरल एरिया में जो है ये मुआवजा की बात है, लेकिन अर्बन एरिया में अर्बन जमींदारी जो है इंदिरा गांधी ने ख़त्म नहीं किया था, रूरल जमींदारी ख़त्म किया था, जो आप जान रहे हैं। और यहाँ अर्बन में अधिकार आधा शहर लगभग जमींदारी रसीदों पे विभिन्न जगहों पे लोग हैं, तो उसको आप मान नहीं रहे हैं। हम मान रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जितना वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, एक केरल स्टेट अगर हटा दिया जाए उतना वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। सब कागजों पे, रसीद पे चलते थे, जहाँ जिसको मन करे बांट दिए, जैसे मन करे कर दिए। पहले सरकार मुट्ठी भर लोग चलाते थे, अब सरकार चलाने में बहुत लोग, अब आम जनता जागरूक हो गई है। वो जान गए मेरा हक क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है, कौन हमको लूट रहा है, कौन क्या कर रहा है। पहले भी मनरेगा चलता था। सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुरक्षा के मामले में आप खुद देखिए कि हम कितने आज सुरक्षित हैं, पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। जो माफिया गुंडे आज देखिए सब घरों में चले गए हैं, जो जमानत वापस लेकर के जेल में चले गए। आज भी ज़मीनों का आरोप लग रहा है कि कब्जे हो रहे हैं। ये है कि उसको जो है कानूनी रूप से दाव पेश देखिए किया जा रहा है। एक कहावत हमारे यहाँ, समृद्ध के दोस्त ना गोसाई। जो सामर्थी होगा ये काम करेगा। उसके जीन्स में ये है कि हम अगर सामर्थी हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो हम चाहे खरीद लें, चाहे लूट लें, चाहे पैसे से कर लें। वो हमेशा चाहेगा अपने रुतबा को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी, कोई भी हर आदमी चाहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, बहुत पैसा हो। ये हम खत्म नहीं कर सकते। छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक जिनका आप विरोध करते थे आप लोग, वो सभी जैसे ही आपके यहाँ आ रहे हैं वो जो है पापों से धुल जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में। नहीं, ऐसा नहीं है। पापों से देखिए नियत, चाहे वो अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी ऐसा हो, नहीं जो है। भी देखिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम गंगा नहा लेंगे या भगवान के मंदिर चले जाएंगे, करनी यहीं रह जाएगी। स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है, हम सब जानते नहीं हैं। हम जब किसी के प्रति भला नहीं करेंगे, मेरा भला कैसे होगा? तो पहले लोगों को समर्पण करना पड़ेगा कि हम देश के नागरिक हैं। जापान क्यों आगे बढ़ रहा है? एक एक व्यक्ति समर्पित है। आज फ्रांस क्यों आगे बढ़ रहा है? एक एक व्यक्ति समर्पित है। वो देश के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। यहाँ तो संविधान ऐसा है कि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी के बारे में कुछ ही बोल सकते हैं। यहाँ पूरी छूट है, कहीं थूक सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जबकि हिंदू बहुल होते हुए भी इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। 54 कंट्री है, मुसलमान की 54 कंट्री है, क्रिश्चियन की करीब 200 के लगभग कंट्री हैं। कहीं हिंदू राज है, एक ही हिंदू राज है, वो भी नेपाल है। वो भी चंद वर्षों के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो भी धर्मनिरपेक्ष राज होएगा। आप देखेंगे जैसे इजराइल आज अस्तित्व के लड़ रहा है, कल हमको भी अस्तित्व के लड़ना पड़ेगा। चार तो घिरे होंगे और हम कहीं नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि एक तरफ हिमालय पड़ेगा, एक तरफ बांग्लादेश पड़ेगा, एक तरफ अंत में हिंद महासागर में हम लोग जाके कूदेंगे, वहीं जाके सुरक्षित रहेंगे। सतीश सिंह जी, अभी आपने कंट्रियों की बात की है, तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं न कहीं यह जो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, इसको लेकर के मोदी जी कहा करते थे कि वो हमारे एक मारेंगे, हम उनको 10 मारेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहाँ सफल हुए हो? भाई आज देखिए, आप खुद देख रहे हैं, पहले आए दिनों ट्रेन में बम फटते थे, ताज होटल में आतंकी हमला होता था, रोज़ हम अखबार पढ़ते थे। यहाँ तक कि जैल सिंह को ट्रक से दबा दिया गया, उनको ऐसे मार देगा, राइस पायलट को मार देगा, मारो सिंधिया। तो रोज़ अंदर ही हम कमज़ोर थे। आज नहीं लगता है कि भारत कमज़ोर है। पहले क्या था, हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चरणों पे घूमते थे। आज मोदी जी में ऐसा नहीं है। आज उसकी पॉलिसी ऐसी है कि दुनिया उसको एक सितारा के रूप में देख रही है। हम जानते हैं विश्व गुरु ये बनना चाह रहे, बन नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनके योग में लिखा है। और वैसे भी 75 साल अगर वो राज किए तो 15 साल भी मोदी को देने में कोई बुराई नहीं है। एक बार इन 10 साल कोई समझा नहीं सकता है, कम से कम 15 साल दे के समझ के फिर हम वोट कर सकते हैं।
हम तो किसी को जो अच्छा इन लोगों का करना है- एक नारा रहा है 400 पार, उधर इंडी गठबंधन का रहा है कि इससे तानाशाही बढ़ जाए। नहीं, 400 पार का इन्होंने पहले अपने को ही एक पब्लिक का जो होता है मूड, एक होता है मैंने नारा ही दे दिया 400 पार। अब सुनते सुनते कोई कहा लहसुन 400 पार, कोई कहा दाल 400 पार, ईडी वाले हिलाते रहे, ये कभी कहते नहीं रहे, और ये धीरे इतना नारा फैल गया कि अब लोगों को शर्म लग रहा है कि 400 पार नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा। यही नारा इनके लिए फ़ायदेमंद हो गया। अब इसीलिए कुछ लोग जागरूक हो गए कि 400 पार, ये बात अलग है, 400 नहीं होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हमारे ख्याल से 405 या 407 करीब होगा, जो लोसो गिड बोल रहा है कि इनको करीब 407 या 5 के लगभग पाएंगे। आप गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, अपने चाहने वालों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, उसको मतदान करना चाहिए। हर आदमी अलग बुद्धि है, सब कुछ सोच है, हम किसी से नहीं कहेंगे कि अपने सोच को दबाइए। आपको जो अच्छा लगता है आप वोट करिए, लेकिन मतदान अवश्य करिए। इससे परसेंटेज बढ़ेगा तो देश भी मजबूत होगा कि इतने लोग थे। क्योंकि देखिए, जो मतदान नहीं करते वो शोर मचाते हैं, जो मतदान करते हैं वो शोर नहीं मचाते, चुपचाप जाकर वोट डालते हैं। 33% का मतदान गोरखपुर में हुआ है, तभी आरएमडी जीत गया। तो हमेशा शोर मचाने वाले मतदान नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत से लोग फ़ोन करते हैं लेकिन पता चलता है कि बिहार के नागरिक हैं, केरल के नागरिक हैं, वहाँ के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ के नागरिक फ़ोन करते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो अपोजिशन की बात करते हैं। वो कहते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि आज गोरखपुर में क्या नहीं है, एम्स नहीं है, ये पॉलिटेक्निक नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, क्या चीज़ नहीं, गीडा इतना डेवलप होते जा रहा है, पैसा कितने लोग यहाँ बाहर से नौकरी कर रहे हैं। सतीश सिंह जी, सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो जब गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, उसी समय आपने भी सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत तेज़ी से जो है डीपीआर बन रहे थे मेट्रो के लिए। आज वो कहीं न कहीं फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। देखिए, जो चुनावी मुद्दा है, ये तो हर चुनाव में मुद्दे आते हैं, लेकिन संभव नहीं कि हर चीज़ पूरी हो जाए। भाई नहीं, 100% काम हुआ, 90% तो वर्क हुआ। आपके दृष्टि में क्या मेट्रो वाले में क्या दिक्कत है? मेट्रो में देखिए, अभी हमारे ख्याल से यहाँ की सड़कें बहुत पतली हैं, अभी मेट्रो लायक नहीं है। सड़कों का चौड़ीकरण पूरा हो जाने के बाद, चौराहों का चौड़ीकरण हो जाने के बाद ही मेट्रो का प्रावधान करना चाहिए। आज जो लखनऊ में, चाहे अहमदाबाद, लखनऊ चाहे दिल्ली जो मेट्रो चल रहे हैं, वो सब चौड़े सड़कों पर चल रहे हैं, चाहे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। चूँकि गोरखपुर का इतना पॉपुलेशन नहीं कि अंडरग्राउंड यूज़ करें। अंडरग्राउंड मेट्रो में जब मेट्रो चलना शुरू हुआ तो मैं हावड़ा से धर्मतल्ला, जब मेट्रो चलना शुरू थी, मैं गया था कलकत्ता देखने के लिए। सन 82 के लगभग में गया था, ये देखने के मेट्रो कैसे बनता है। तो चूँकि वो घनी आबादी थी, कलकत्ता वैसे भी डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा वहाँ गरीब भी रहते हैं। क्योंकि पॉलिसी ऐसी है, वहाँ 60 रुपये उस समय खाना आदमी भरपेट खा लेता था, धर्मशाला सो लेता था। वहाँ मेट्रो की ज़रूरत थी, लेकिन गोरखपुर की मेट्रो की ज़रूरत पड़ेगी जब 25 लाख की आबादी पार कर जाए, सड़कें चौड़ी हो जाए, तो मेट्रो यहाँ अवश्य होना चाहिए। नहीं होगा, इसके लिए मैं आंदोलन करूँगा। जब तक गोरखपुर का हमारा नगर निगम, जब वोटिंग संख्या बढ़ जाए, नगर निगम में 25 लाख की आबादी हो जाए, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा।